नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में देखेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, या आप टेलीग्राम पर जाकर अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ आप लोगों को करेंट अफेयर से रिलेटेड और जॉब से संबंधित पूरी जानकारी वहाँ पे मिलती रहेगी। साथ ही समय समय पर टेस्ट का भी आयोजन वहाँ पर किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणालियाँ। मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणालियाँ जो हम लोग देखने वाले हैं, इसमें सबसे पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आता है। उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक है उसको केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हर माह जारी किया जाता है, मतलब साल में 12 बार इसे जारी किया जाता है। ठीक है, और इसे 3 क्षेत्रों में जारी किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र और फिर उसको संयुक्त क्षेत्र। ठीक है, इसको 3 क्षेत्र में क्या किया जाता है, ग्रामीण, नगरीय, उसके बाद इसको संयुक्त क्षेत्र में जारी किया जाता है। अब इसका आधार वर्ष क्या है, तो इसका आधार वर्ष नॉर्मली हम लोग जो अभी तक आधार वर्ष पढ़ते हैं वो 2011-12 पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष पूछे तो 2012 आपको टिक करना है। 2011-12 या फिर 2011 टिक नहीं करना है आपको। यहाँ पे डायरेक्टली अगर टिक करने का ऑप्शन है तो 2012 को मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहीं से पूछा गया है और इसी को पूछा जाता है। इसीलिए हम लोग जो पढ़ेंगे नवंबर 2019 और नवंबर 2020 का ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कंपैरिजन के साथ याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं व्यापम या फिर पीएससी में, हमेशा कंपैरिजन के साथ ही इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र में भारत का 149.9 था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जबकि छत्तीसगढ़ का 146.1 है। उसके बाद अगर आप देखें कि नगरीय क्षेत्र का, तो नगरीय क्षेत्र का भारत का अगर आप देखें 147 था, और अगर छत्तीसगढ़ का देखें तो 146.5 था। ठीक है, अब इसके बाद संयुक्त जब आप निकालते हैं, संयुक्त बोलने का मतलब ये होता है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पिछले दोनों याद हैं तो इनका एवरेज आप निकाल दीजिएगा, आपको संयुक्त क्षेत्र नॉर्मली मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन याद करना है। आगे चलते हैं, नवंबर 2020 के लिए अगर आप लोग देखें तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो भारत लेवल पे था, मतलब इन सेंट्रल लेवल पे, वो 160.7 था, जबकि अगर आप छत्तीसगढ़ के पर देखें तो वो था 161। और नगरीय क्षेत्र में अगर आप देखें तो 156.9 था, जबकि यहाँ पे नगरीय क्षेत्र में 156.2 है। और संयुक्त क्षेत्र को आप लोग देखें, अर्थात इन दोनों का एवरेज क्या होगा, तो इन दोनों का एवरेज भारत लेवल पे 158.9 था, जबकि छत्तीसगढ़ के राज्य लेवल पे देखें तो हम लोग 159.1 था। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है वो भी जब आप छोटे एग्ज़ाम्स देते हैं। छोटे एग्ज़ाम्स बोलने का मतलब जो आप व्यापम के एग्ज़ाम देते हैं, दैट मीन्स आरआई, मंडल अधीक्षक, हॉस्टल अधीक्षक, ये सब जब आप पोस्ट देते हैं तो उसमें मोस्टली ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से रिलेटेड। तो आगे चलते हैं, अब आप लोग चलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो सबसे पहली चीज़ है वो राशन कार्ड धारियों की संख्या। तो राशन कार्ड धारियों की संख्या जो छत्तीसगढ़ में है 67.11 लाख हो चुकी है। ठीक है, अब जो 67.11 लाख है इसको भी बहुत से पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे बीपीएल, तो ये तो वो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन याद करने का था कि छत्तीसगढ़ में कितने राशन कार्ड धारी हैं, तो आपको याद रखना है 67.11 लाख राशन कार्ड धारी छत्तीसगढ़ में मौजूद है। जबकि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, अर्थात जहाँ पे आप लोग देखे होंगे चना का वितरण होता है या फिर चावल का वितरण होता है, शक्कर का वितरण होता है, नमक का वितरण, उसको बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें 130 पीडीएस आपूर्ति केंद्र है। कितने? 130 पीडीएस आपूर्ति केंद्र है पूरे राज्य भर में, जबकि पूरे राज्य में अगर आप देखें तो 12,441 उचित मूल्य की दुकानें आपको पूरे राज्य में देखने को मिलेंगी।
जो बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैंने ये डाटा आप लोगों को दिया है। अब इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इस बार के आप लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण में देखने को मिलेगी, जो छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 छत्तीसगढ़ ने लागू किया था। छत्तीसगढ़ राज्य ने कब लागू किया था? छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 लागू किया था। उसके बाद इसे 2013 में संशोधित कर दिया गया था। अब इसकी सबसे खास बात यह है कि ये हमेशा भारत सरकार द्वारा ही जारी किया जाता था। क्या? भारत सरकार द्वारा ही ये अभियान या ये अधिनियम जारी किया जाता था। लेकिन छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बना, जब 2012 में यह अधिनियम लागू किया गया, तो छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बना जो अपना खुद का अधिनियम लाया था। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य था। इसीलिए इस पॉइंट को जोड़ा गया है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर कभी आप लोगों को पूछ दे तो आप लोगों से ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला चलते हैं, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई। ऐसा नहीं है कि पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड जोड़ा गया है, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और यहीं से ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? गलत हो जाती है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके तहत 70 से 78% लोगों को, लगभग 70 से 78% लोगों को ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन जब ये स्कीम लागू हुई, अर्थात सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल पीडीएस भी बोलते हैं, तो इसको जब लागू किया गया 2019 में, तो अब राज्य की लगभग 98% जनता को खाद्यान्न उपलब्ध किया जा रहा है। कितने? 98% लगभग जनता को खाद्यान्न उपलब्ध किया जा रहा है। साथ में इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आयकर दाताओं को भी खाद्यान्न की उपलब्धता हो गई है। आयकर दाताओं को बोलने का मतलब जो आय देते हैं, जो अभी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनको भी अब ये सुविधा प्रदान की जा रही है। इसलिए ये वाली जो योजना है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और आने वाले एग्ज़ाम्स में इसके पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश पर भारत सरकार जारी करती? आपको याद रखना है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो राज्य सरकार जारी नहीं करती, वो कौन करती है? भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अब इसके ऊपर जैसे अभी यहाँ पे न्याय योजना चला के 2500 तक का समर्थन मूल्य दिया गया, तो जो एक्स्ट्रा होता है भारत सरकार के बाद का, वो राज्य अपने से वहन करती है। लेकिन जो राज्य भारत सरकार जारी करती है या फिर भारत सरकार तय करती है, उसी को आपको मान के चलना पड़ता है। अब ये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिश के द्वारा ही कौन लागू करता है? भारत सरकार लागू करता है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पे जानने योग्य है, जो कृषि उपज एवं मूल्य आयोग है, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। कब की गई थी? 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, और कृषि सुधारों के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और उसके बाद से कंटिन्यू समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो आगे इसके और मैं आप लोगों को कुछ कुछ बताऊंगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य आप वेट कीजिए, लास्ट में उसको हम लोग देखेंगे। अब ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बहुत से लोग आज भी इसको गलत करते हैं। तो खाद्य विभाग का कंप्यूटरीकरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण कब किया गया था? तो 2007-8 में खाद्य विभाग का और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण किया गया था। अगर ऑप्शन में कोई एक दिखता है तो आपको ऑप्शन में 2007 ही टिक करके आना है, 2008 गलती से भी टिक नहीं कीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, चावल उत्सव। तो चावल उत्सव कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? चावल उत्सव का सबसे पहला चीज़ ये है कि इसका जो प्रारंभ किया गया था वो 2008 में प्रारंभ किया गया था, और इसको प्रारंभ करने का जो मेन उद्देश्य था वो था सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण के लिए, मतलब उसकी देख रेख के लिए चावल उत्सव का शुभारंभ किया गया था, जिसे साप्ताहिक, जहाँ मतलब जिन गांवों में साप्ताहिक हाट बाज़ार लगते हैं और जहां उचित मूल्य की दुकानें हैं, वहां 6 तारीख के बाद, प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद जो भी बाज़ार का दिन होता है उस दिन चावल उत्सव मनाया जाता है। और बाकी जगह जहां पे डेली बाज़ार होते हैं वहां प्रत्येक माह की
7 तारीख को चावल उत्सव मनाया जाता है। ये आने वाले दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना लगभग 99% आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे सबसे पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंप्यूटरीकरण, ठीक है, ये CAP, CACP, ये सब क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। चावल उत्सव बचा हुआ है और आने वाले दिनों में अब इसी की बारी है कि चावल उत्सव के बारे में पूछ ले, इसीलिए मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को दे दी है। आगे चलते हैं। कॉल सेंटर, तो कॉल सेंटर भी एक अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हो सकता है कि पूछा जाए। तो कॉल सेंटर की स्थापना छत्तीसगढ़ में क्यों की गई थी और कब की गई थी? तो 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका भी उद्देश्य वही था कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है राशन सामग्री, उसको देखरेख के लिए भी इसके कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी। तो ये तो हो गया कुछ चीज़ें। अब आते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य तो कुछ बहुत सारे फसलों में दिया जाता है, लेकिन हमको कुछ महत्वपूर्ण फसलें याद करना है। जैसे धान सामान्य ग्रेड, धान सामान्य ग्रेड का 2000 अगर 19-20 का अगर आप देखें तो 1815 रुपये था, जबकि 2020-21 में ये समर्थन मूल्य बढ़ के 1868 रुपये हो गया है। अर्थात इसकी वृद्धि कितनी हुई है ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसकी वृद्धि 53 रुपये की हुई है। इस बार वृद्धि कितनी हुई है? इस बार वृद्धि जो है वो 53 रुपये की गई है। आप लोगों को ये याद रखना है। आगे चलते हैं। धान ग्रेड ए, धान ग्रेड ए पहले था 1835, अब बढ़ के हो गए हैं 1888। अब क्या आप लोग को ये सवाल रहेगा, क्या हर चीज़ का आप लोगों को वृद्धि याद रखना है? तो हाँ, हर चीज़ का वृद्धि याद रखना है, लेकिन आप लोगों को ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि धान में अगर जो धान सामान्य ग्रेड में बढ़ता है जितना रुपये, उतना ही धान ग्रेड ए में भी बढ़ता है। अर्थात 53 रुपये अगर पहले वाले में बढ़ा था, दूसरे वाले में भी 53 रुपये ही बढ़ा होगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे जो आप लोगों को याद रखना है वो यहाँ पे याद रखना है मक्का का। तो मक्का का पहले समर्थन मूल्य कितना था? तो मक्का का समर्थन मूल्य 1760 था, जो बढ़ के 1850 कर दिया गया है। ठीक है, 1850 हो गया, मतलब 90 रुपये की लगभग बढ़त मक्का में की गई है, मक्का के समर्थन मूल्य में की गई है। आगे चलते हैं। तो आगे चल के हम लोग याद करेंगे मूंगफली का। तो मूंगफली का जो समर्थन मूल्य था वो 5090 था, अर्थात 5090 था, जिसे अब बढ़ा के 5275 कर दिया गया है। कितना किया गया है? 5090 से 5275 कर दिया गया है। और आखिरी जो आप लोगों को याद करना है वो है सोयाबीन का, जिसमें सोयाबीन में अगर 3710 रुपये था 2019-20 में, जबकि 2021 में इसे बढ़ा के 3880 रुपये कर दिया गया है। कितना? 3710 से 3880 रुपये के लगभग इसको कर दिया। अर्थात ये कहा जाए 170 रुपये के लगभग इसका समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। तो ये हो गया समर्थन मूल्य, और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम से साझा कीजिए। थैंक यू गाइज़।